ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्चना सिंह, खेर नगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल से। आज के ऑनलाइन सेशन में मैं हिंदी का पेपर पैटर्न आप सबके साथ शेयर करूंगी। डिस्कस करेंगे हम हिंदी के पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न जिसे हिंदी में प्रश्न पत्रिका प्रारूप भी कहा जाता है। हिंदी लोक भारती प्रश्न पत्रिका प्रारूप। प्रारूप का अर्थ होता है पैटर्न। किसी भी पेपर का जब हम पैटर्न डिस्कस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो पेपर किस तरह से पूछा जा सकता है। मतलब पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस या किस तरह के सेक्शन हो सकते हैं। हर एक सेक्शन में जो क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक डिसाइड किए जाते हैं। ये सारी चीजें किसी भी पेपर पैटर्न में हमें पता चलता है। प्रारूप से हमें पता चल जाता है कि पेपर एक्चुअल में किस तरह से होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जो पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर वो 80 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 80 अंकों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है। और इस 80 अंक का पेपर लिखने के लिए जो समय सीमा होती है वो होती है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे के समय में आपको 80 अंक का पेपर लिखना होता है। मैं यहाँ से ही आपको बताने की शुरुआत करना चाहूंगी कि भले ही 3 घंटे का हमें समय मिलता हो पेपर लिखने के लिए, फिर भी हमें 2 घंटे 50 मिनट में ही अपना पेपर कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट में इसलिए क्योंकि आपको 10 मिनट में 5 मिनट आपको इसलिए बचा के रखने होते हैं। ये लैंग्वेज के सारे ही पेपर की मैं बात कर रही हूँ या सारे ही पेपर के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि 5 मिनट आपको इसलिए बचा कर रखने होते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जब भी आपके पास आती है तो आपको उसमें अपना सीट नंबर लिखना होता है, साइन करना होता है। फिर उसके बाद बार ग्राफ लगाना होता है, उसके बाद होलोग्राम लगाना होता है। तो ये सारी प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है जब जब आप सप्लीमेंट लेते हो। तो इसके लिए आपके पास 5 मिनट अलग से होना चाहिए। साथ ही 5 मिनट आपको इसलिए भी रखने होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर लिखने की शुरुआत करते हैं, तो बीच में 1-2 क्वेश्चन के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हम बाद में सॉल्व करें और उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन होता ये है कि पेपर पूरा खत्म हो जाता है और हमें समय ही नहीं मिलता है कि हम वो पेपर या वो क्वेश्चन को वापस से देख सकें, चेक कर सकें कि क्या कुछ कहीं कुछ छूटा है या नहीं छूटा है। देखिए, अगर हम ऐसे देखेंगे कि 3 घंटे के लिए पेपर है और टीचर बोल रही है कि 2 घंटे 50 मिनट्स में ही होना चाहिए, 10 मिनट बचाना भी है, तो मुश्किल है। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले भी 100 मार्क का जब पेपर होता था, तो भी समय 3 घंटे ही होता था। तो अगर 100 अंक का पेपर 3 घंटे में आराम से हो सकता है, तो 80 मार्क्स का पेपर 2 घंटे 50 मिनट में आराम से हो सकता है। तो मैं ये सुझाव दूँगी कि आप लोग अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें। हिंदी प्रश्न पत्रिका प्रारूप जो कि आज का लेक्चर है, आज का सेशन जो है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें कितने विभाग होते हैं, विभागों का विभाजन किस तरह से किया जाता है और उसके बाद हर एक विभाग के लिए कितने अंक डिसाइड किए गए हैं। मतलब विभागानुसार अंक वर्गीकरण। हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कुछ मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, कुछ अंक निश्चित किए जाते हैं। तो वो कितने होते हैं विभाग के अनुसार। हर एक विभाग में अलग-अलग घटक भी होते हैं। जैसे पहला विभाग होगा उसके लिए कुछ अलग घटक होंगे, दूसरे विभाग के लिए अलग घटक होंगे। तो हर एक घटकों का भी विभाजन हम देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हर एक घटक के अनुसार कितने अंक निश्चित किए जाते हैं। मतलब जो भी विभाग में जितने भी घटक हैं, उसके हिसाब से अंकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसके साथ ही आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो प्रश्न आ सकते हैं, जिस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आने वाले प्रश्नों के प्रकार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मार्च 2020 से ही भारत में जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति हुई है और जिसकी वजह से सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं, तो उसके चलते विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, स्टूडेंट्स का कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने हमारी जो टेक्स्ट बुक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें से कुछ पार्ट्स निष्कासित कर दिए हैं, मतलब निकाल दिए हैं या रिमूव कर दिए गए हैं।
ये बात केवल करंट ईयर के लिए की जा रही है, 2020-2021, मतलब 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ पार्ट्स डिलीट कर दिए गए हैं या रिमूव कर दिए गए हैं। तो वो कौन-कौन से पार्ट हैं जो अब हमें नहीं पढ़ने हैं इस करंट ईयर के लिए, ठीक है, जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए। पहले हम देखेंगे गद्य विभाग। गद्य विभाग में से 3 पाठ रिमूव किए जा चुके हैं, हटा दिए गए हैं। ये 3 पाठ हैं, लक्ष्मी, गोवा जैसा मैंने देखा और श्रम साधना। लक्ष्मी और गोवा जैसे मैंने देखा ये दोनों ही पहली इकाई के पाठ हैं, श्रम साधना ये दूसरी इकाई का पाठ है। तो ये तीनों ही चैप्टर गद्य विभाग से हटा दिए गए हैं। पद्य विभाग में पहले 6 कविताएं थी, 6 पद्य थे हमारे सिलेबस में, अब केवल पहले 8 कविताएं थी, अब केवल 6 बची हैं, क्योंकि उसमें से 2 कविताएं निकाल दी गई हैं। ये 2 कविताएं हैं कृषक गान और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। दोनों ही इकाई से एक एक कविता हटा दी गई है, निकाल दी गई है। इसके बाद तीसरा है पूरक पठन। पूरक पठन में से भी एक पूरक पठन जो कि है खुला आकाश, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये बताते हुए गवर्नमेंट ने ये भी मेंशन किया है कि भले ही ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, कहने का मतलब है इसमें से आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैसे प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। लेकिन साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि इन सारे पाठों में से अगर जो कोई भी जो व्याकरण का पाठ है वो पूछा जा सकता है। आपको इन पाठ के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें अगर अपठित गद्यांश दिया गया है तो वो भी पूछा जा सकता है, या फिर जो व्याकरण या उपयोजित लेखन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। केवल डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, इनडायरेक्टली इसमें से व्याकरण का, रचना लेखन, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। विभाग विभाजन की बात जब हम करते हैं तो हमें देखना है कि पेपर में जो सेक्शन होते हैं, अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, अलग अलग जो विभाग होते हैं वो कैसे और कितने होते हैं। तो टोटल 5 विभागों में आपका पेपर होता है। पहला विभाग होता है गद्य विभाग, ठीक है। अब इसमें केवल 5 चैप्टर रह गए हैं, पहले 8 पाठ थे, अब इसमें केवल 5 रह गए हैं, क्योंकि 3 पाठ हटा दिए गए हैं। फिर दूसरा है पद्य विभाग, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें 8 कविताएं थी, अब केवल 6 रह गई हैं, 2 कविताएं हटा दी गई हैं। तीसरा है पूरक पठन, पहले 6 पूरक पठन थे, अब 1 हटा दिया गया है, तो केवल 5 पूरक पठन है। उसके बाद जो चौथा सेक्शन होता है, जो चौथा विभाग होता है, वो भाषा अध्ययन या व्याकरण का व्याकरण विभाग हम उसे कह सकते हैं। और सबसे अंत में 5वां विभाग जो कि पूरे पेपर की जान जिसे कह सकते हैं, रचना विभाग होता है, उपयोजित लेखन, इसे उपयोजित लेखन भी कहा जाता है। इन विभागों का अंकों के हिसाब से अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो गद्य विभाग के लिए होते हैं 20 अंक, पद्य विभाग के लिए होते हैं 12 अंक, फिर उसके बाद पूरक पठन आता है 8 अंकों के लिए, व्याकरण होता है 14 अंकों के लिए, और रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रचना विभाग जो है 26 अंकों के लिए, सबसे ज्यादा अंकों के लिए रचना विभाग पूछा जाता है, और ये रचना विभाग ही निश्चित करता है कि किसी भी बच्चे का पेपर कैसा गया है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन, इन तीनों के अंक अगर हम जोड़ते हैं तो ये टोटल 40 अंक होते हैं। 20, 12 और 8, 12, 8, 20 और 20, 40 अंक। 40 अंक का ये पेपर होता है। इसमें से 36 अंक के 36 मार्क्स का पेपर टोटली पूर्णता आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है, ठीक है। केवल 4 मार्क्स का एक पैसेज होता है गद्य विभाग में जो बाहर से पूछा जाता है, अदरवाइज पूरे 36 मार्क्स का जो भी पैसेज है वो आपकी किताब से ही लिया जाता है, आपकी किताब से ही पूछा जाता है। तो बच्चों की तैयारी इन 3 विभाग के लिए अच्छे से हो जाती है, गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन की। उन्हें कोशिश करने मेहनत जो ज्यादा करनी चाहिए वो व्याकरण और रचना विभाग के लिए। रचना विभाग पर आते आते बच्चों का ऐसी मानसिकता बन जाती है कि रचना विभाग उन्हीं बच्चों का अच्छा जाएगा जिनकी लेखनी अच्छी हो, मात्रा का उन्हें अंदाजा हो, वर्तनी उनकी सही हो, या जिन्हें अच्छे हिंदी शब्दों की जानकारी हो। तो ऐसा मानना और पूरे तरीके से नकार देना रचना विभाग को, ये सही नहीं है। रचना विभाग में एक एवरेज बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जिसकी हिंदी इतनी अच्छी ना हो, वो भी 16 मार्क्स ला सकता है, और जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है वो 20 से 22 मार्क्स इसमें ला सकता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इस विभाग को हमें
अलग थलग नहीं छोड़ना है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम विभाग 1 गद्य विभाग के बारे में आज के सेशन में हम केवल गद्य विभाग जो कि 20 अंकों का होता है उसके बारे में ही विस्तृत जानकारी लेंगे। गद्य विभाग में 2 पठित गद्यांश पूछे जाते हैं, मतलब 2 सीन पैसेज पूछे जाते हैं। 8 अंक प्रत्येक के लिए होता है। हर एक पैराग्राफ के लिए 8 अंक होता है, तो 8 8 16 अंक। 16 अंक का आपका पठित गद्यांश होता है। पठित गद्यांश का अर्थ होता है सीन पैसेज। इसमें एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है, अपठित गद्यांश, वो होता है 4 अंक के लिए। जैसा मैंने कहा कि गद्य विभाग में ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये बाहर से आता है। अनसीन पैसेज होता है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं है, अपठित, जिसे आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। तो 8 8 16 और 4 20 अंक। क्वेश्चन पेपर में जब गद्य विभाग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गद्य विभाग चूंकि पहला विभाग होता है इसलिए आपका पहला प्रश्न ही वैसे शुरू होता है। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसका अर्थ है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर, मतलब नीचे लिखी हुई पठित गद्यांश मतलब सीन पैसेज पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार एज पर इंस्ट्रक्शन कृतियां कीजिए, मतलब जो भी एक्टिविटी दिया गया है, जो भी कृति दी गई है उसे पूरा कीजिए। ये 8 अंक के लिए आता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको सेकंड गद्यांश के लिए, जो सेकंड पैसेज है उसके लिए भी आएगा। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें मेंशन किया जाता है कि वो अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और जो अपठित गद्यांश होता है वो केवल 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। अब इन सारे जो ये जो सारे विभाग में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं तो इनके लिए जो अलग अलग घटक हैं, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो 8 अंक के प्रश्न किन घटकों पर आधारित हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। घटक निहाय अंक वर्गीकरण। हर एक पैराग्राफ में जो भी आपका गद्यांश का पैराग्राफ है जिसके लिए आपको 8 अंक मिलते हैं वो टोटल 4 क्वेश्चन में डिवाइड होता है। पहला क्वेश्चन होता है संजाल पूर्ण कीजिए या फिर आकृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए आपको 2 अंक होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा होता है आकलन कृति। आकलन का अर्थ होता है पैराग्राफ को पढ़ना, समझना, आकलन करना और उसके बाद आंसर करना। इसके लिए 2 अंक डिसाइड किए गए हैं, 2 अंक निश्चित होते हैं। फिर उसके बाद आता है शब्द संपदा या व्याकरण। शब्द संपदा, इसमें जो व्याकरण पूछा जाता है वो आपके 5वीं से लेकर 8वीं तक आपने जो भी जितना भी व्याकरण पढ़ा है उस पर आधारित होता है यह व्याकरण, और ये 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसके बाद अभिव्यक्ति या स्वमत, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसके लिए भी 2 अंक डिसाइड किए गए हैं। तो इस तरह कुल मिला के 8 अंक आपके हो जाते हैं। एक पैराग्राफ में जो पहला पठित गद्यांश होगा उसमें 2-2 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल वो कितने हो जाएंगे 8 अंक। ऐसे ही सेकंड वाला भी होता है। अब इन घटकों के बारे में हम और डिटेल में जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन जो होता है संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ये बहुत ही सिंपल होता है। नॉर्मली आप पैसेज देखते हो तो उसके ऊपर से ही आपको इसके आंसर मिल जाते हैं, इजिली बनाया गया होता है। संजाल का अर्थ क्या होता है कि आपको एक डायग्राम दिया गया होगा, कोई एक आकृति दी गई होगी, उसमें आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, या तो प्रश्न पूछा जाता है या फिर स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि अधूरा सा होता है और उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 अंक का संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक प्रश्न दे के उसके 2 पर्याय दे देते हैं और ऐसे करके सिर्फ एक क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन सिर्फ 1 अंक के लिए होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसे ही 2 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, मतलब एक प्रश्न दिया है उसके 2 पर्याय लिखने हैं, 1 अंक का प्रश्न, 1 अंक का क्वेश्चन हुआ, फिर वापस से दूसरा एक संजाल दिया गया है उसके 2 पर्याय हैं, वो भी 1 अंक के लिए। तो इस तरह से भी 2 अंक के हो सकते हैं प्रश्न, या फिर एक ही संजाल में आपको 4 ऑप्शन करके दे दिया गया है तो उन चारों ऑप्शन के लिए आपको हाफ हाफ मार्क्स होता है और फिर इस तरह से आपके 2 अंक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूंगी तो जैसे सिरचन वाला जो पार्ट है और ठेस वाला जो पार्ट है उसमें सिरचन की विशेषताएं बतलाओ, तो उसके 4 विशेषताएं जो भी कारीगर है, मुंहजोर है, कामचोर है, चटोर है, तो ये सारे उसके विशेषताएं ये सब बता के आप पॉइंट्स में लिखते हो
तो आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर दूसरा होता है आकलन कृति। आकलन कृति का अर्थ होता है, आकलन शब्द का ही अर्थ होता है कि आपने, आपके सामने जो पैसेज है, जो भी पैसेज दिया गया है, आपने उसे पढ़ा है, समझा है, उसका आकलन किया है, उसके बाद आप उत्तर लिख रहे हो। आकलन कृति में बहुत से प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने उन प्रकारों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे थोड़े से वो प्रकार बताने की यहाँ पे कोशिश की है। पहला दूसरा ऐसा नहीं, इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आकलन कृति में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जैसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 सेंटेंस आंसर, ये सबको ही पता है। कोई एक प्रश्न दिया रहेगा, उसका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना होगा। दूसरा, किसने किससे कहा। नॉर्मली देखा जाए तो किसने किससे कहा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। कोई एक स्टेटमेंट दिया गया होता है और पूछा जाता है कि किसने किससे कहा, ठीक है। ऐसे देखने में जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार ऐसे पाठ जिसमें लेखक ने अपनी आप बीती बताई है या लेखक अपने जीवन के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। गलती किस तरह से होती है वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन सिरचन ठेस पाठ का ही उदाहरण लिया है। इसमें सिरचन एक कारीगर है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में से, जिस पैराग्राफ में से मैंने ये पंक्ति ली है, उस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि सिरचन तुनक मिजाज होता है। वो बिना अच्छा खाना पीना अगर ना हो तो किसी के घर में काम करने नहीं जाता था, और अगर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था तो वो बेइज्जती भी कर देता था, मतलब दूसरों की इज्जत उतार देता था। तो ऐसे में लेखक ने कहा है कि जब भी मेरी माँ मुझसे कहती थी जा सिरचन को बुला ला, मैं माँ से पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। ये एज इट इज सेंटेंस आपके पैसेज में है, मैं माँ से पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। जब इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है कि किसने किससे कहा, तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि आंसर में लिख देते हैं मैंने माँ से कहा, लेकिन इस कहानी में आप तो हो नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इस तरह के सेंटेंस में जिसमें लेखक ने अपनी बात कही है, वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि लेखक ने अपनी माँ से या फिर लेखक ने जिससे भी कही हो वो बात लिखनी होगी। यहाँ पर लेखक ने अपनी माँ से बात की है तो आपको लिखना होगा लेखक ने अपनी माँ से कहा, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से श्योर हो, लेखक का नाम आपको पता है, तो ही आप लेखक का नाम लिखें। अगर आपको लेखक का नाम नहीं पता है और आंसर में आपने इतना ही लिखा कि लेखक ने अपनी माँ से कहा है, तो भी आपका आंसर सही है, आपको पूरे अंक मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण कीजिए या फिर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दोनों ही तरह के प्रश्न निहायत ही इजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। मतलब आपको एक तरह से खाना परोस के दे दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अब खाना खा लो, उस टाइप के ये दोनों क्वेश्चंस हैं। इसमें ये होता है वाक्य पूर्ण कीजिए में आपको आधा स्टेटमेंट, हाफ स्टेटमेंट दिया जाता है और आधा विधान आपको पूरा करना होता है पैसेज में से देखकर। और एक स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भी एक पूरा स्टेटमेंट, एक पूरा वाक्य दिया गया होता है और एक वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों प्रश्नों में आपको पूरा पैसेज आपके सामने होता है, केवल एक वाक्य आधा दिया रहता है और आधा वाक्य आपको पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। तो ये बहुत ही इजी हुआ। लेकिन फिर कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे ऐसे इजी क्वेश्चन देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अति उत्साह में वो क्या करते हैं, जब वो पैसेज में से वो वाक्य उतारते हैं, मतलब जो आधा पार्ट दिया गया है और आधा वाक्य वो लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो मात्राओं में या वर्तनी में गलती कर देते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाना छोड़ देते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। तो अगर इन तरह के क्वेश्चन में आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हो तो आपके अंक कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चे को सिर्फ पैसेज में से देखकर लिखना है, और अगर आप बच्चा पैसेज में से देखकर भी गलत लिख रहा है तो इसमें से फिर आपको आधा भी अंक नहीं मिलता है, 1 अंक का क्वेश्चन है तो वो गलत होता है। इसके बाद थोड़े डिफिकल्ट लेवल की तरफ हम जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। मतलब यहाँ पर आपको शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के आधार पर आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर में वही शब्द आए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगी वाहरे हमदर्द वाला पाठ का। वाहरे हमदर्द पाठ जिसमें लेखक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उससे मिलने उसकी मोहल्ले की सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आती है, ये उस समय का प्रसंग है।
तो अगर उस तरह का पैसेज एग्जाम में आया हो तो और क्वेश्चन में पूछा गया हो सोनाबाई और रेत की थैली, ये 2 शब्द आपको दिए गए हों और ऐसे प्रश्न तैयार करने हों जिसका उत्तर सोनाबाई और रेत की थैली ही आए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको आप जो प्रश्न बना रहे हो वो आपके पैसेज से रिलेटेड हो। अपने मन से कहानी नहीं बनानी है। जैसे कि सोनाबाई, आप सोच रहे हो कि आंसर में सोनाबाई आना चाहिए, तो आप ऐसे लिख दो कि मेरे बगल में जो आंटी रहती हैं उनका नाम क्या है? तो वो आंसर सोनाबाई नहीं आएगा। यहाँ पर आपको कहानी नहीं बनानी है। जो भी पैसेज में है उससे उसके आधार पर ही आपको प्रश्न बनाना है। कहानी बनाने के लिए आप रचना लेखन में हम देखेंगे, अच्छे से कहानी बनाएँगे। ये सिर्फ़ पैसेज के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लेखक से मिलने अपने 4 बच्चों के साथ कौन आई थी? तो आंसर आ जाएगा उसका सोनाबाई आई थी। या फिर किसके बच्चों ने लेखक को परेशान कर रखा था? तो सोनाबाई के बच्चों ने परेशान कर रखा था। इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हो पैसेज के हिसाब से। दूसरा शब्द है रेत की थैली, तो ऐसे हो सकता है कि सोनाबाई के बच्चे ने किस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो वो आंसर आएगा रेत की थैली पर। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको शब्द दिए जाते हैं। जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर आपको ऐसे प्रश्न बनाने होते हैं जिनके उत्तर में वही शब्द आए। इसके बाद फिर क्वेश्चन होता है कारण लिखिए। इस तरह का कारण लिखिए, इस तरह का भी प्रश्न आकलन कृति में पूछा जा सकता है। कारण लिखिए का आंसर जब भी आप लिखते हो तो उसमें आपको क्यों की ढूंढना होता है, क्यों ढूंढना होता है। जब भी आप किसी भी कारण लिखते हो, कारण लिखो का आंसर ढूंढते हो, तो आपको सेंटेंस में क्यों ढूंढना चाहिए। कि जैसे सपोज मैंने इसका ही एग्जांपल लेती हूँ मैं, वारे हमदर्द वाले पार्ट का। तो यहाँ पर जब सोनाबाई की बच्ची दवा गिरा देती है तो सोनाबाई उसे घूरती है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सोनाबाई ने अपनी लड़की को घूरा। तो आपको आंसर लिखना होगा कि क्यों घूरा। तो क्यों घूरा, क्योंकि सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी गिरा दी थी, इसलिए सोनाबाई ने अपनी लड़की को घूरा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक आता है, कभी कभी पूछा जाता है तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण कीजिए जोड़े मिलाओ जैसा ही होता है। इसमें 2 कॉलम दे दिए जाते हैं। एक कॉलम में सही ऑप्शन रहते हैं, एक कॉलम में गलत ऑप्शन रहते हैं और बीच वाला जो पार्ट रहता है उसमें आपको सही करके लिखना होता है। जोड़े मिलाओ जैसे ही सॉर्ट ऑफ जोड़े मिलाओ, मैच ऑफ द फॉलोइंग के ही जैसे होता है क्वेश्चन। तो इस तरह के प्रश्न आकलन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, जो तीसरा घटक होता है, वो शब्द संपदा होता है, व्याकरण शब्द संपदा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें के जो प्रश्न हैं वो आपने 5वीं से लेकर 8वीं तक में जितना भी व्याकरण किया है उसके ऊपर बेस्ड होता है, उस पर ही आधारित होता है। जैसे इसमें पूछा जा सकता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब समान मीनिंग, सेम मीनिंग वाले वर्ड आपको लिखना है। जैसे शादी ब्याह, ब्याह को हम शादी भी कहते हैं, विवाह भी कहते हैं। फिर फूल हुआ, फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं। तो ये समानार्थी शब्द। कई बार कहीं-कहीं पर पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के लिए और क्या-क्या पर्याय हुए। जैसे सूर्य, सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, सूर्य को हम प्रभाकर भी कहते हैं। अगर सूर्य की जगह दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर कुछ भी लिखा गया हो तो उसका अर्थ क्या है? सूर्य ही होता है। तो ये पर्यायवाची शब्द हुआ। इसके साथ ही इसमें विलोम शब्द पूछा जाता है। कई बार लिखा जाता है विलोम शब्द लिखिए, कई बार लिखा जाता है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दोनों का मतलब एक ही हुआ। विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, दोनों का अर्थ यही हुआ कि अपोजिट वर्ड लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान होता है। जैसे दिन रात सुबह शाम जो भी। और फिर उसके बाद शब्द युग्म। ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो भी गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़कर शब्द युग्म पहचान कर लिखिए। शब्द युग्म, ये शब्द में मैंने जानबूझकर बीच में ये योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ है। इसे योजक चिन्ह कहते हैं या हाइफन कहते हैं। ओके, ये जो है, ये जो सिंबल है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं या फिर हाइफन, मतलब योजक चिन्ह ही कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे शब्द आपको लिखने होते हैं जिन 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया हो। युग्म का अर्थ होता है जोड़ी। तो शब्दों की जोड़ी मतलब आपको जोड़ी वाले शब्द लिखने होते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अगर योजक चिन्ह का इस्तेमाल देख रहे हो कि 2 शब्दों के बीच में हुआ है तो ही लिखिए।
अगर एक शब्द और एक अर्थ एक अक्षर है तो वो शब्द युग्म में नहीं आएगा। जैसे बहुत से, बहुत यह शब्द हुआ और से एक अक्षर है और इसके बीच में अगर योजक चिन्ह है तो यह शब्द युग्म में नहीं हुआ। शब्द युग्म में एक ही रूल है कि दोनों भी शब्द होने चाहिए और उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, उसे शब्द युग्म कहते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तित कीजिए या लिंग पहचानिए। फिर उसके बाद वचन परिवर्तन, वचन बदलिए या वचन पहचानिए। इसके बाद फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए या बहुत सारे शब्दों के समूह के लिए कोई एक शब्द क्या हो सकता है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है 15 दिनों का समूह, इसे क्या कहते हैं? तो 15 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में शब्द संपदा में पूछा जा सकता है। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, समुच्चारित मराठी हिंदी शब्द, विदेशी शब्द, इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के पहले, मतलब अगर कोई शब्द है और उसके पहले कोई शब्दांश लगा दिया जाए और उसके बाद उस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स जिसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने शब्द लिया है हार, हार का अर्थ क्या होता है? पराजय, हारना, हार, हार का अर्थ क्या हुआ? पराजय। लेकिन अगर हमने हार के पहले कोई एक अक्षर जोड़ा है, जैसे यहाँ पे मैंने प्र जोड़ा है, तो ये क्या हुआ? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। ठीक है, अब वही हार शब्द लेकर अगर हमने प्रा की जगह पर आ जोड़ दिया तो वो आहार हो गया। आहार का अर्थ क्या हुआ? भोजन। तो ये प्रहार, आहार, ये सिर्फ हार शब्द सेम है, उसके आगे वाला जो शब्दांश है वो हम चेंज कर रहे हैं, उसके साथ ही उसकी पूरी मीनिंग चेंज होते जा रही है, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है प्रत्यय, सफिक्स। प्रत्यय में जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि शब्द के पहले कोई अक्षर लगा के शब्दों का मीनिंग चेंज होता है, वैसे ही शब्द के बाद अगर हम शब्दांश लगाकर अगर किसी शब्द का अर्थ चेंज हो रहा है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाटक है, ये शब्द दिया गया है, नाटक के बाद अगर हमने इसमें कार लगा दिया तो ये क्या हो गया? नाटककार। ठीक है, चित्रकार, चित्र, उसके आगे कार लगा दिया तो क्या हुआ? चित्रकार, मतलब जो चित्रकारी करता हो। इसके बाद तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उन्हें हिंदी में एज इट इज, जैसे का तैसा यूज किया जाता हो। जो शब्द संस्कृत के हो लेकिन उसे हिंदी में भी उसका उपयोग किया जाता हो बिना किसी परिवर्तन के, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे अग्नि, अंधकार, चंद्र, ये तीनों ही शब्द संस्कृत के शब्द हैं लेकिन इन्हें हम हिंदी में भी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम उनका उपयोग करते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें समय के साथ या सिचुएशन के हिसाब से जब थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, मतलब एक्चुअली मेन रूप से, मूल रूप से वो संस्कृत का ही शब्द होता है लेकिन समय के अनुसार उसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, हम उस संस्कृत के शब्द में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे पहले मुख, मुख ये संस्कृत शब्द है और इससे हमने क्या बना लिया? मुंह, मतलब हम मुंह कहते हैं। ग्राम से गांव बन गया, भ्राता से भाई बन गया। ठीक है, भ्रात, मात्र, पित, ये तीनों ही संस्कृत वर्ड है और इससे ही इंग्लिश का शब्द ब्रदर, मदर और फादर भी बना है, संस्कृत के शब्द से ही वो भी बना है। इसके बाद समुच्चारित मराठी हिंदी शब्द, इसका अर्थ होता है ऐसे शब्द जिन्हें मराठी और हिंदी में सेम तरीके से, एक ही तरीके से उच्चारित किया जाता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है खत और शिक्षा का। खत को खत ही पढ़ेंगे, चाहे मराठी में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, लेकिन खत का हिंदी में अर्थ होता है संदेश, चिट्ठी, और खत का मराठी में अर्थ होता है खाद। वैसी शिक्षा, शिक्षा को हम शिक्षा ही पढ़ेंगे लेकिन हिंदी में उसका अर्थ हो गया ज्ञान और मराठी में उसका अर्थ हो गया सजा। तो इस तरह के शब्द जो मराठी और हिंदी में उनका उच्चारण तो एक ही होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द होता है जो हिंदी ना हो, मतलब वो ईरानी हो, फारसी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो और कोई भी लैंग्वेज हो लेकिन हिंदी शब्द ना हो, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। ये हम हिंदी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इरादा हुआ, इशारा, दीदार, डॉक्टर, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हम बहुत बार
बहुत ही बार हिंदी में और बड़े आराम से यूज करते हैं। कभी सोचते भी नहीं है कि वो हिंदी शब्द है या विदेशी शब्द है। इरादा, इशारा उर्दू शब्द है। डॉक्टर ये इंग्लिश वर्ड हुआ। इसके बाद चौथा घटक जो होता है वो अभिव्यक्ति या स्वमत का होता है। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, टू एक्सप्रेस, अब कोई बात को एक्सप्रेस करना या प्रकट करना। उसके बाद स्वमत का भी अर्थ वही हुआ, स्व प्लस मत, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व मतलब स्वयं, मत मतलब विचार, खुद का विचार, अपना खुद का विचार प्रकट करना, इसे अभिव्यक्ति या स्वमत कहते हैं। कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि कोई भी पैसेज में, हर एक पैसेज में स्वमत पूछा जाता है, तो स्वमत किस आधार पर पूछा जाता है? मतलब स्वमत के जो प्रश्न होते हैं वो किस बेस पे पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो उनका आधार बताने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। स्वमत के प्रश्न आइदर पाठ पर आधारित या पाठ के मुख्य बिंदु पर आधारित होता है। जिस विषय से रिलेटेड वो पाठ है, उस विषय से रिलेटेड स्वमत का प्रश्न हो सकता है, या फिर गद्यांश पर आधारित, गद्यांश के सारांश से जुड़ा हुआ, आपका जो गद्यांश दिया गया है एग्जाम में उस पर आधारित, या उस गद्यांश का जो सार निकलता हो, जो कंक्लूजन निकलता हो, उसके ऊपर भी स्वमत का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर तीसरा, पाठ या गद्यांश के अनुसार किसी सामाजिक विषय या मुद्दे पर आधारित। जो भी पाठ है या जिस पाठ में से वो गद्यांश लिया गया है, पैराग्राफ लिया गया है, उससे जुड़ा कोई सामाजिक विषय हो, कोई सोशल इशू हो, तो उससे जुड़ा भी आपका स्वमत का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लेते हुए मैंने एक पाठ, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह पाठ का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैंने पहला प्रश्न डाला है, पत्र पत्रिकाओं का महत्व। ये वाले पाठ में लेखक का साक्षात्कार लिया गया है, और लेखक जो कि एक राइटर हैं, तो वो पूरे ही पाठ में उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कौन-कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी है, आगे भी वो कितनी किताबें लिखना चाहते हैं। तो ये सारा ही पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित, वो पूरा पाठ ही पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि गद्यांश पर आधारित हो, तो इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें ये एक उसकी पंक्ति है, आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। ये एज इट इज लाइन आपके गद्य में, आपके पाठ में दिया गया है। आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब अगर ऐसा कोई आता है, सेंटेंस आपको दिया जाता है और उस पे आपका विचार पूछा जाता है, तो आपको लिखना ये है कि ये सेंटेंस से आप समझ क्या रहे हो, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है। जैसे ये वाला पंक्ति है, आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। इसका मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके सामने कोई टेबल पे कोई गिलास रखा है और उसमें कोई व्यक्ति आकर हाफ गिलास, मतलब केवल आधा ही क्वांटिटी भरता है, गिलास पूरा नहीं भरता है, आधा ही भरता है, तो वो देखने के लिए तो उसमें आधा पानी है गिलास में, लेकिन हमारा जो परसेप्शन है वो ऐसे बन जाता है कि कोई कहता है वो गिलास आधा भरा है, कोई कहता है वो गिलास आधा खाली है। तो आंखें जो है वो वास्तविक रूप से देखती है, और जो मन होता है वो काल्पनिक रूप से सोचता है। ठीक है? मतलब हर एक चीज के लिए अलग-अलग लोगों का अलग-अलग पर्सपेक्ट हो सकता है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं। चीज एक ही रहती है, लेकिन हमारा देखने का तरीका अलग-अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो वाक्य है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, इस तरह का वो प्रश्न है। इसके बाद मैंने कहा था कि कोई उस पैसेज से रिलेटेड अगर कोई सामाजिक इशू है या सामाजिक जो सोशल इशू है या सामाजिक मुद्दे से कोई चीज संबंधित पूछी जा सकती है, तो हाँ, जरूर पूछी जा सकती है। जैसे जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इनमें जो राइटर है वो हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है और बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। तो हिंदी भाषा जन भाषा, ऐसा भी स्वमत का प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब हिंदी भाषा धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की भाषा हो गई है, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा, जन भाषा हो गई है, मतलब नॉर्मल लोगों की बोलचाल की भाषा हो गई है। तो इस पर अपने शब्दों में इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको यहाँ पर बताना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि हिंदी भाषा अब लोगों के बातचीत करने की या कम्युनिकेशन करने की एकमात्र जरिया बनते जा रहा है, या बहुत सारे लोग हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, या फिर उन्हें हिंदी में बोलने लग गए हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई साउथ के एकदम सुदूर, दक्षिण भारत के एकदम सुदूर गांव में भी अगर कोई व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देख रहा है, तो उसमें जो हिंदी का इस्तेमाल, जो हिंदी का उपयोग अमिताभ बच्चन जी ने किया है, वो हिंदी अगर वो समझ लेता है, तो धीरे धीरे उसकी भी बोलचाल की भाषा में वो उन हिंदी के शब्दों का उपयोग करने लगेगा,
और इसी वजह से मतलब जो सोशल मीडिया हुआ या टीवी टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, बॉलीवुड की जो मूवी हुई जो हिंदी में बनती हैं, ये सारे इसके पीछे का सोर्स रीजन है कि आज हिंदी भाषा जन भाषा बन चुकी है। तो ऐसा ही कुछ आपको अपने विचार लिखने होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ये कोशिश मैंने इसलिए की है कि इसी बहाने, इसी तरह से आपका रिवीजन भी हो जाए। तो पहला वाला पैराग्राफ मैंने जो लिया है वो महिला आश्रम से लिया है। महिला आश्रम में काललकर जी ने यह पत्र लिखा है सरोज को, और इस पूरे पैराग्राफ के हिसाब से आपके प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसका एक उदाहरण मैंने सिर्फ यहाँ पे लिया है। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि संजाल पूर्ण कीजिए आता है। सबसे पहले आपको ऊपर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला क्वेश्चन 2 अंक के लिए, संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, संजाल वाला जो प्रश्न होता है बहुत ही इजी होता है और निहायत ही आसान होता है, आपको आराम से आंसर मिल जाता है। परिच्छेद में उल्लेखित दिनांक, यहाँ पर क्या पूछा गया है, परिच्छेद में उल्लेखित दिनांक। इस वाले प्रश्न में आपको अगर 2 ऑप्शन दे दिया गया तो आपको 2 डेट लिखनी है, दिनांक मतलब डेट, तारीख। अगर 4 ऑप्शन दे दिया गया है तो आपको 4 डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि कई बार हम वही बात है, बहुत खुश हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, तो गलती कहाँ कैसे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पैसेज में लिखा गया है तारीख 1/9/15 और आगे उन्होंने लिखा है कि चौथा आज लिख रहा हूं, तो बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेट पूछी गई है तो वो लिख देते हैं 1/9/15 और चौथा की जगह 4 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे परिच्छेद में उल्लेखित दिनांक पूछा गया है, मतलब सिर्फ डेट पूछी गई है, तो 1/9/15 ये डेट हुई, या फिर यहाँ पे ऊपर लिखा गया है 16 से 18 तक, तो 16 एक डेट हुई, 18 एक डेट हुआ। ये जो लिखा गया ना चौथा आज लिख रहा हूं, उसमें काका कह रहे हैं कि मैं चौथा पत्र आज लिख रहा हूँ। चौथा ये डेट नहीं है, चौथा वो नंबर बता रहे हैं कि कौन से नंबर का पत्र वो लिख रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटा छोटा सा जो गलती हम करते हैं वो ना हो, इसके लिए ये वाला प्रश्न मैंने उठाया है कि ये हमें ध्यान देना होता है कि जो पूछा गया है वही लिखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। ये मैंने ऐसे लिया है, 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला, बापू के अनुसार काका को अपनी सारी शक्ति इसमें खर्च कर देनी चाहिए। ये वाला पैराग्राफ जो है, यहाँ पे ये लाइन है, पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो बापू के अनुसार काका को अपनी सारी शक्ति किसमें खर्च कर देनी चाहिए, उर्दू सीखने के पीछे। 1 या 2 शब्दों में ही लिखना है, तो आपको बस उतना ही लिखना है कि उर्दू सीखने के पीछे। ठीक है, यहाँ पर ये जो 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए, इस तरह का जो प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है वो आपके ऊपर मेहरबानी करके नहीं पूछता है, एक्चुअली उसे भी आकलन करना होता है कि वो जो बच्चा है वो प्रश्न समझ रहा है या सिर्फ और केवल पैसेज में से उठा के छाप रहा है। मतलब पैसेज में से कोई भी लाइन मिलती जुलती जो हम लोग नॉर्मली जब छोटे रहते हैं या जो सब्जेक्ट हमें कठिन जाता है, जैसे मराठी हुआ या इंग्लिश हुआ, तो हम यही करते हैं, वो वर्ड के आसपास जितना भी शब्द लिखा होता है, जो भी लाइन होती है उठा के लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आकलन कृति का ये प्रश्न है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आकलन करके लिखना है। 1 या 2 शब्दों में उत्तर पूछा गया है तो आंसर आपका 1 या 2 शब्दों में ही होना चाहिए। अगर आप पूरा पंक्ति लिखते हो, पूरी लाइन, पूरा वाक्य लिखते हो, तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। दूसरा ही प्रश्न यहाँ पर ऐसे है, काका ने इन्हें अपने पास से निकाल दिए हैं। तो ये पैराग्राफ में यहाँ पर ये लाइन है, मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, मैंने, लेकिन ये पत्र किसने लिखा है, काका ने लिखा है। क्वेश्चन में दिया गया है काका ने इन्हें अपने पास से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे क्या करते हैं, काका ही ढूंढते रहते हैं, पूरे पैसेज में काका कहाँ है भाई। मतलब जो बच्चे क्वेश्चन देखकर पैसेज पढ़ते हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि वो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि काका ने इन्हें अपने पास से निकाल दिया है। अब भाई पूरे पैसेज में वो काका ही काका ढूंढते रहते हैं कि काका कहाँ है, मतलब कहीं काका मिल जाए तो उसके आसपास का सेंटेंस में उसमें डाल दूं। तो इसके लिए
आकलन कृति का जो प्रश्न होता है उसमें एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बच्चा पूरा पैसेज पढ़ के उसका आकलन करके उत्तर लिख रहा है। तो यहाँ पे काका की जगह पे कौन सा वर्ड किया गया है? मैंने। और ये लेटर कौन लिख रहे हैं? काका लिख रहे हैं। तो काका ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, उत्तर आएगा फूल के गमले। ये दोनों क्वेश्चन या इस तरह के प्रश्न मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिए हैं, जो कि बच्चे नॉर्मली इसी प्रकार के प्रश्नों में गलती करते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का चयन किया गया है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है या बड़ा ट्रिकी है, तो वो उसके पीछे इसका मकसद ही यही है कि आपको ऐसे ट्रिक पता होने चाहिए जहां पे आप गलती करते हो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन व्याकरण का या शब्द संपदा का। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने एक शब्द दिया है पत्र। पत्र का समानार्थी शब्द आपको लिखना है और साथ ही वचन परिवर्तन लिखना है। ऐसे आपको एग्जाम में आता है। तो जहां पे समानार्थी शब्द का बॉक्स बनाया गया है वहां पर आपको पत्र का समानार्थी शब्द लिखना होगा, और जहां पे वचन परिवर्तन करना है तो पत्र का वचन परिवर्तन करना होगा, या वचन पहचान कर लिखना है तो पत्र एक वचन है या बहुवचन, वो आपको लिखना होगा। इसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, कुछ शब्दों का समूह दिया गया है, उसके लिए एक शब्द लिखिए। 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को क्या कहेंगे? या फिर जो दुर्बल है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पैसेज में दिया गया है। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। और जो दुर्बल है उसे क्या कहा जाता है? कमजोर। यहाँ पे ये है कमजोर और यहाँ पे है सप्ताह। आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद स्वमत का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अपने मन के भावों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है पत्र। इस पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, अपने मन के भावों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है पत्र। ये पूरा पैराग्राफ ही पत्र के ऊपर है। यहाँ पे काका ने बताया है कि 16 से 18 तारीख तक तुम्हारा पत्र मिला, फिर मैं ये 3 तारीख को मैंने पत्र लिखा, चौथा आज लिख रहा हूँ, तुम मुझे बाद में पत्र लिखना। तो पूरा पैसेज ही पत्र के ऊपर डिपेंडेंट है, आधारित है, इसलिए इस तरह का स्वमत पूछा जा सकता है। अपने मन के भावों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है पत्र। मतलब अगर आप किसी को पत्र लिखना चाहते हो, अपने मन की बात समझाना चाहते हो, तो पत्र एक साधन हो सकता है। इस पर अपने विचार लिखें। इसी तरह मैंने एक दूसरा पैराग्राफ भी लिया है, ये वारे हमदर्द वाले पार्ट से लिया गया है। वारे हमदर्द पार्ट का ये पैराग्राफ है जिसमें लेखक हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे लोग मिलने आते हैं और उससे लेखक को परेशानी होती है। तो उस तरह का ये जो पैसेज है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। लेखक से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं, ये संजाल का पहला प्रश्न है। लेखक से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ लोगों की विशेषताएं बतलानी है। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है तो आपको 2 विशेषताएं बतलानी है। अगर 4 ऑप्शन दिया जाता तो 4 ऑप्शन बतलाने होते। तो लेखक से मिलने वाले लोगों की विशेषताएं यहाँ पर क्या है? पहला, वो औपचारिकता निभाने आते हैं, और दूसरा, उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। एक और इसमें विशेषता है कि वे केवल अपनी सूरत दिखाने आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा गया है, इसलिए आपको 2 ही लिखना है। फिर संजाल का ही दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है, लेखक ने एक दिन तय किया कि, उसने एक दिन क्या डिसाइड कर लिया होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे वो सेंटेंस दिया गया है, आपको 2 पॉइंट में लिखना है, तो आपको वो सेंटेंस को हाफ हाफ डिवाइड करके लिखना होता है। लेखक ने, ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक क्या करता है कि उसने क्या डिसाइड कर लेता है कि आज आंख नहीं खोलूंगा, ये एक पॉइंट हुआ, और चुपचाप पड़ा रहूंगा, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। दूसरा आकलन कृति है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। ठीक है, तो सिंपल है, आपको वर्ड दिया गया रहेगा और इसके हिसाब से ही पैसेज पढ़कर पैसेज पर आधारित ही आपको प्रश्न बनाना है, जिसके उत्तर में मरीज आए या फिर बड़े बाबू आए। दिए गए परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। मैंने आपको बताया था शब्द युग्म में आपको बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ शब्द लिखना होता है। यहाँ पर है, जैसे ये थोड़ी और बहुत, दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ये शब्दों की जोड़ी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे भी है धीरे धीरे, यहाँ पे भी 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ये अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे और आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो ये गलत है, ये शब्द युग्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये अक्षर है और ये दूसरा जो है वो शब्द है, तो ये शब्दों की जोड़ी नहीं हो सकती है। तो ये एक आप ध्यान दीजिए। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। सिर्फ लिंग पहचान कर लिखना है, लिंग परिवर्तन नहीं करना है, बच्चे गलती कर देते हैं।
लिंग परिवर्तन लिखा रहेगा तो आपको स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, लेकिन लिंग पहचान कर लिखना है तो केवल आपको बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और फिर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इसमें लेखक एडमिट है और लोग उससे मिलने आते हैं और जिसकी वजह से लेखक परेशान है। इस तरह से इस पैराग्राफ का सार कंक्लूजन निकलता है, इसलिए सहमत उसके कंक्लूजन पर ही है। मरीज से मिलते जाते समय कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, यहाँ तक का जो मैंने पढ़ाया, ये अभी तक आपका सिर्फ पठित गद्यांश का ही पार्ट हुआ है। अपठित गद्यांश के बारे में हम अपने कल के लेक्चर में अपठित गद्यांश और पद्य विभाग, इसके बारे में जानकारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जो कि कल है। तो कल इसकी बाकी की जो बातें हैं अपठित गद्यांश की, वो हम उसमें करेंगे। थैंक यू। हेलो मैम। Yes, ma'am. Wind up the lecture. या Very nice explanation. Thank you, students. Thank you, teachers. थैंक यू।